गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN EDU। मैं हूं अरशद समदानी। आप लोगों को पता ही है, आई वॉज अनेबल टू अपडेट माई वीडियोज़ एट टाइम ड्यू टू स्ट्रेस एंड हेडेक। आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों को परेशानी उठाना पड़ा। बहुत दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। आज की जो टॉपिक है हमारा क्लास केमिस्ट्री का ही, क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, यूजेज ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। कहता है कि यार हमारी ज़िंदगी में रेडॉक्स रिएक्शन का क्या इस्तेमाल है। पिछले क्लासों में हम लोगों ने देखा था रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो रेडॉक्स रिएक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है लाइफ में, कभी भी पूछता है यार 2-3 नंबर का, है ना, क्लास 10th में CBSE बोर्ड में। क्या रेडॉक्स रिएक्शन का एवरीडे लाइफ में क्या उपयोग है इसका। तो क्या उपयोग है आप देखो, रिस्पायरेशन जो होता है हमारा बॉडी में, सेल्यूलर रिस्पायरेशन, सेल्यूलर रिस्पायरेशन में भी आपने इक्वेशन देखा होगा सेल्यूलर रिस्पायरेशन का, ठीक है। तो सेल्यूलर रिस्पायरेशन में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, यानी वहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होता है, तभी सेल्यूलर रिस्पायरेशन होता है। फोटोसिंथेसिस का भी इक्वेशन आपने देखा है। फोटोसिंथेसिस भी होती है तो रेडॉक्स रिएक्शन वहाँ होता है, तब फोटोसिंथेसिस होती है। ब्रीथ एनालाइजर एक इक्विपमेंट्स है सॉरी, ब्रीथ एनालाइजर एक इक्विपमेंट्स है, एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल ना अल्कोहल के कंटेंट को चेक करने के लिए कि इंसान कितना बियर पी रखी है इसने, हैं, इनने कितनी पी रखी है। ये बियर चेक करने के लिए ना लोगों का हम लोग ब्रीथ एनालाइजर का इस्तेमाल करते हैं, डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं कि यार लोगों के अंदर जो है कितना अल्कोहल पी रखी है। तो ये ब्रीथ एनालाइजर के अंदर जो अल्कोहल का कंटेंट यानी स्मेल जाता है ना, तो वहाँ पे जो एयर जाता है उसके साथ जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन हो करके तब आपको उसका इन्फॉर्मेशन देता है कि इस इंसान ने कितनी पी रखी है, ठीक है। चलो, मेडिसिन बनाने के लिए भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। पता है आपको, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा तो कोई मेडिसिन तैयार होगा नहीं, क्योंकि मेडिसिन तैयार होती ही है रिएक्शन से। तो एक टर्म लिखा है मैंने, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक। कहता है कि यार सबसे ज़्यादा दवाई बनाने में जो एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल किया जाता है वो है H2O2, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक, जो इसका इस्तेमाल दवाई बनाने में किया जाता है। तो मेडिसिन में भी रेडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि यार एवरीडे लाइफ में रेडॉक्स रिएक्शन का क्या काम है, तो बोलोगे यार आप रिस्पायरेशन करते हो, सेल्यूलर रिस्पायरेशन, वहाँ पे भी रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, वहाँ पे भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है। यार ब्रीथ एनालाइजर एक डिवाइस बना है जिसमें अल्कोहल की कंटेंट को चेक किया जाता है कि इंसान ने कितनी पी रखी है, वहाँ पे भी रेडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। मेडिसिन बनाने में रेडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। कोई आपसे पूछ ले यार इंडस्ट्रियल फील्ड में क्या इस्तेमाल है, तो चलो इंडस्ट्रियल फील्ड में भी देख लेते हैं क्या इस्तेमाल है। द बैटरी यूजेज रेडॉक्स रिएक्शन टू जनरेट करेंट। कहता है कि यार बैटरी भी रेडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल कर रहा है करंट को जनरेट करने के लिए। देखो क्यों, क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन को गेन करके फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है ना, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट ना। तो करंट जनरेट कैसे होता है यार, इलेक्ट्रॉन से ही होता है। तो गेनिंग एंड लूजिंग वहाँ पे हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए वहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन भी होता है। क्लोरीन एंड कास्टिक सोडा को जब प्रोड्यूस किया जाता है फैक्ट्री में, है ना, तो वहाँ पे भी रेडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल करके ही क्लोरीन एंड कास्टिक सोडा का निर्माण किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल यूजेज है, ये याद रख लेने वाली बातें हैं, ठीक है। आप याद रख लोगे बिकॉज ऑफ योर एग्जाम की बात है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक वर्ड है इसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। दैट यूजेज रेडॉक्स रिएक्शंस टू अप्लाई अ थिन कोटिंग ऑफ अ मटेरियल ऑन एन ऑब्जेक्ट। कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक अलग से पतला सा परत चढ़ाया जाता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जैसे कि आप लोहे का अंगूठी में जो है चांदी का परत चढ़ा दो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, आपको पता ही है। चलो आगे देखते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपको क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं आप इसको देख के? आप ये कह रहे होगे सर ये बर्गर ना ख़राब हो रखी है, हाँ इन मतलब क्या हो रखा है इसमें ख़राब, तो क्यों ख़राब हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या है। हो सकता है आपने बहुत दिन से इसको रख दिया होगा और आपको याद ही नहीं रहा होगा खाने का, है ना, यही होगा ना, बहुत दिनों से छोड़ दिया होगा आपने इसको और आपको ध्यान ही नहीं गया होगा कि बर्गर रखी थी कहीं मैंने, अरे उसे खाना भी तो था। तो ये होता क्यों है, चलो एक आइडिया आता है दिमाग में कि ये होता क्यों है, इसके पीछे का दिमाग लगाते हैं हम लोग कि क्यों होता है, और होता है तो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और उसको कहते क्या है, ठीक है, जो ये सर जाता है। चलो आगे देखते हैं। यही रैंसिडिटी, ये जो आपने देखा इसी को हम लोग रैंसिडिटी कहते हैं। क्या देखा आपने कि बर्गर सड़ गया है आपका, बहुत दिनों से आपने उसको खाया नहीं,
उससे स्मेल आ रहा है, अनप्लेजेंट स्मेल, जो आनंददायक बदबू आ रही है ना, जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना। तो कहता है कि यार ये क्यों होता है। तो मैंने इसके ना दो डेफिनेशन आपको लिखे हैं, ठीक है। इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ अनप्लेजेंट स्मेल इन फैट्स। फैट तो समझ ही रहे हो, हाँ। तो कहता है कि यार फैट में जो चर्बी है, जो फैट में फैट में जो बदबू आती है ना, अनप्लेजेंट बदबू, अनप्लेजेंट मतलब आनंददायक बदबू, है ना। और दूसरा डेफिनेशन से आप बेहतरीन अंदाज से आप समझ सकते हो कि व्हेन ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट आउट फॉर अ लॉन्ग इट्स गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड डेवलप अनप्लीजेंट स्मेल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। कहता है कि जब किसी फूड मटेरियल्स को, वो फूड मटेरियल जो जिस फूड मटेरियल में तेल भी हो और कुछ कुछ फैट भी हो, वैसे फूड मटेरियल्स, जैसे दाल को आप लंबा समय के लिए छोड़ दो तो क्या रैंसिडिटी होता है क्या? अगर उसमें फैट और ऑयल मौजूद है तो रैंसिडिटी होएगा, है ना, ऑफकोर्स होगा। मान के चलो कि आपने तेल का कोई चीज़ बनाया है, क्या बनाया, मान लो आजकल रमज़ान का टाइम में प्याजी बनाया आपने, है, और उसको आप छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, उसमें फैट भी मौजूद है और ऑयल भी मौजूद है, फूड वो फूड है, कुछ दिनों के बाद ना वो सड़ जाएगा और खतरनाक सी बदबू आएगी। तो कहता है कि यार ऐसे फूड मटेरियल्स जिसमें फैट भी हो और ऑयल भी हो, उसको अगर आप लंबे समय के लिए छोड़ देते हो ना, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो करके, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और एक अनप्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग रैंसिडिटी कहते हैं कि भोजन का सड़ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के ही हम लोग रैंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सा भोजन का सड़ना? ऑयल और फैट कंटेनिंग भोजन का सड़ना, जिस भोजन में ऑयल और फैट हो उस भोजन का सड़ना और उससे खतरनाक बदबू निकलना ही रैंसिडिटी कहलाता है। तो देख लो ना, फ्रेश ऑयल, रैंसिड ऑयल, अगर तेल सड़ जाए, तेल सड़ता नहीं है वैसे, लेकिन मैंने दिखाया आपको कि अगर तेल में रैंसिडिटी आ जाए तो तेल भी कभी कोई बदबू मारता है। ऐसा ऑयल को रख दो ना बहुत दिन से, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा। सरसों तेल को रख दो ना ऐसा खुली हवा में, हाँ, तो उसमें भी हो जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैंसिडिटी। ये रैंसिडिटी के दो टाइप्स है रे, कितने? दो। पहला नाम पर हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी और ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी। एक्चुअली में रैंसिडिटी का मतलब होता है यार अनप्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस करना, लेकिन ये जो दो टाइप्स के रैंसिडिटी मैं बता रहा हूँ ना, हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी और ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी, ये हमारी इंटरनल बॉडी के अंदर होती है ना। और हमारी बॉडी के अंदर ये दोनों रैंसिडिटी होता है और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी हमारे बॉडी के अंदर होती है और ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी हमारे बॉडी के अंदर होती है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, देखो टमाटर लाया था अच्छा खासा, 10 दिन 15 दिन हो गए, टमाटर सड़ के रैंसिड हो गया। चलो हम लोग देखते हैं कि यार हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी क्या होता है। हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कोई ऑयल एंड फैट कंटेनिंग भोजन जो है सड़ जाता है कुछ दिन बाद, तो उसमें से एक अनप्लेजेंट बदबू बाहर आती है जिसको हम लोग रैंसिडिटी कहते हैं। अब हाइड्रोलाइटिक क्या है यार? देखो, एक एंजाइम होता है लाइपेज, जो ना आपके मुंह में भी मिलता है, मतलब माउथ में, सॉरी, हाँ, और आपको स्टमक में भी मिल जाएगा। आपको जहाँ जहाँ जो डाइजेस्ट होता है ना फूड, वहाँ वहाँ ये एंजाइम आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो? फूड जहाँ जहाँ डाइजेस्ट होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है डाइजेशन, वहाँ वहाँ आपको ये एंजाइम मिलेगा, क्योंकि ये एंजाइम काम ही करता है ऐसा बेहतरीन वाला ना। ये एंजाइम लिपेस हाइड्रोलाइज द फैट, ब्रेकिंग देम डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। कहता है कि यार हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी क्या है? हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी उसको कहते हैं कि अगर कोई एंजाइम जिसका नाम है लिप्स है, अगर कोई एंजाइम किसी फैट को, है ना, ब्रेक डाउन करता है, किसी फैट को, क्या हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फैट है ना, अगर उस फैट को ब्रेक डाउन करता है, यानी तोड़ता है, किस में तोड़ता है, तोड़ के क्या क्या बनाता है? तो कहता है तोड़ के ग्लिसरॉल बनाता है ना, और फैटी एसिड्स बनाता है। कौन बनाता है? लिपेस, हाँ, लिपेस नाम याद रखना है। लिपेस जो है हाइड्रोलाइज करता है। हाइड्रोलाइज एक टर्म है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि हाइड्रोलाइज क्या है, ठीक है। अभी यहाँ समझो कि लिपेस अगर हमारे फैट को ब्रेक डाउन करता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में, इसको हम लोग हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी किसको कहते हैं? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू
ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। मैंने रिएक्शन भी लिख दिए हैं, फैट वाटर के साथ रिएक्ट होकर के किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में। ग्लिसरॉल का जो है फॉर्मूला मैंने लिख दिया है जेनरली, है C3H8O3, है ना। इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन एक्चुअली में आप देख सकते हो कि C3H8O3 ग्लिसरॉल का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। कहता है कि यार इसका काम क्या है, ग्लिसरॉल ब्लड में वाटर को अट्रैक्ट करता है और बॉडी में बहुत देर तक वाटर को सस्टेन करके रखता है। इन द ब्लड इट अट्रैक्ट्स वाटर सो दैट द वाटर स्टेज इन द बॉडी लॉन्गर। कहता है कि यार हमारी बॉडी में पानी बहुत देर तक क्यों रहता है, इसलिए क्योंकि ग्लिसरॉल की वजह से। और ग्लिसरॉल कहाँ से पैदा होता है, हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी से। हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी क्या है, कहता है कि यार फैट जब कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी। जब फैट कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में, किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है, वाटर के प्रेजेंस में। एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, कौन लिक्विड सब्सटेंस, ग्लिसरॉल, जिसका मैंने एक बोतल में डाल के दे दिया है, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, पी सकते हो। हाँ ऑफ कोर्स पी सकते हो। ग्लिसरॉल का इस्तेमाल ना कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को जब कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाता है, समझ रहे हो कॉन्स्टिपेशन, डिक्शनरी में सर्च कर लेना, मैं इसका हिंदी नहीं बता सकता अभी तुम लोग को, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन जो है इसमें इस्तेमाल करते लोग ग्लिसरॉल, हाँ, जो आगे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता हो गया, हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी आपको पता हो गई। चलो यार एक वर्ड मैंने लिखा था हाइड्रोलाइज, जिसको मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है। फैटी एसिड क्या होता है ये भी समझ लो, क्या पता आप लोग बायोलॉजी पढ़ो ना पढ़ो। फैटी एसिड्स में जो कन्वर्ट हो रहा है, ग्लिसरॉल का तो पता ही है आपको, C3H8O3। फैटी एसिड समझ लो, एक फैटी एसिड क्या है, एक स्टेट चेन है कार्बन एटम्स का, किसका है, कार्बन एटम का, और वो कार्बन एटम इवन नंबर होना चाहिए, 14, 16, 18, 20, 22 जितना भी होगा, लेकिन एक स्टेट चेन होगा कार्बन एटम का, है ना। और लास्ट में एंड में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, COOH एट द अदर एंड। कार्बन एनोड्स कंपाउंड याद करो, मैंने बनाया है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कहता है कि यार लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉन एज फैटी एसिड्स, ठीक है। लेकिन इवन नंबर होना चाहिए, क्या कार्बन क्या होना चाहिए, इवन नंबर, ठीक है। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, सॉरी यार, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज नोन एज फैटी एसिड्स, बट कार्बन शुड बी इन इवन नंबर। प्रोबेबली मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर मैं फैटी एसिड का लिखूं ना, तो प्रोबेबली संभावना है कि साइंटिस्ट ने कहा कि प्रोबेबली है, चलो बहुत हो सकता है, लंबा हो सकता है। तो कार्बन एटम देखो मैंने 54 कार्बन लिए, हाइड्रोजन 108 और ऑक्सीजन 6। तो इसमें से ऑक्सीजन 6 इसलिए आए क्योंकि यार कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा ना, COOH, इसलिए। तो प्रोबेबली C54H108O6 इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाइड्रोलाइसिस समझ लो, जो मैंने यहाँ पे हाइड्रोलाइज लिखा था ना, वहाँ पे हाइड्रोलाइसिस समझ लो। हाइड्रोलाइसिस इज अ केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस बाय एडिंग वाटर। देखो मैंने यहाँ पे फैट में वाटर ऐड किया था ना, यहाँ पे फैट में वाटर ऐड, देखना रे, हाँ फैट में वाटर ऐड किया है। तो कहता है कि कोई सब्सटेंस में वाटर को ऐड करके, कोई सब्सटेंस में वाटर को ऐड करके उस सब्सटेंस का कंपोनेंट को अलग अलग कर देना ही हमारा हाइड्रोलाइज यानी हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। कहता है कि कोई सब्सटेंस में, हाइड्रोलाइसिस इज अ केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस बाय एडिंग वाटर। फैट को ब्रेक डाउन किया ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में वाटर के एडिंग से, तो इसी को हम लोग हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। एडिशन ऑफ वाटर इनटू अ सब्सटेंस एंड कन्वर्ट इनटू अनदर कंपोनेंट्स इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। किसी भी तरह से आप बना लो डेफिनेशन, इट इज डजंट मैटर दैट, ठीक है। दूसरा टाइप से हमारा ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, रिएक्शन बिटवीन अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड आर फॉर्म्ड। कहता है कि ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी क्या होता है, अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड, जिसका मैंने फॉर्मूला लिखा है C55H98O6, ये अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड्स है। एक्चुअली में ग्लिसरॉल और ग्लिसराइड्स, एक्चुअली में ग्लिसराइड्स ना फैट का ही नाम होता है। एक्चुअली में ग्लिसराइड्स को हम लोग फैट के नाम से ही जानते हैं, फैट इज ग्लिसराइड, ग्लिसराइड इज फैट्स, ठीक है। तो उसी का टाइप्स है, ग्लिसराइड भी फैटी है एक तरह का, ठीक है। तो कहता है कि यार अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड्स, अनसैचुरेटेड समझ ही रहे हो, हाँ सैचुरेटेड कार्बन और अनसैचुरेटेड बताया मैंने, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड्स जो एक फैट है, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा
है ना। तो वो ऑक्सीजन कौन सा वाला ऑक्सीजन लेगा, वो एयर में जो मौजूद ऑक्सीजन रहेगा, उस ऑक्सीजन के साथ जब ए ट्राइग्लाइसराइड रिएक्ट करेगा तो कुछ कंपाउंड बनाएगा। कौन कंपाउंड बनाएगा, ये एल्डिहाइड और कीटोन, जो क्या है, एक एसिड है, जो एक एल्कोहल है, एल्डिहाइड, ठीक है, COH एल्कोहलिक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी यही कहलाता है कि जब आप अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड यानी C55H98O6 को रिएक्ट कराते हो, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, कौन सा ऑक्सीजन, एयर वाला ऑक्सीजन के साथ, तो उसमें से कुछ कंपाउंड बन के बाहर निकलेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन, जिसको हम लोग ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी के नाम से जानते हैं। रिएक्शन बिटवीन अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड, जिसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स का, है ना, एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड आर फॉर्म्ड, एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म्ड होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए भाई, हाउ कैन वी प्रिवेंट द रेंसिडिटी ऑफ फूड मटेरियल्स। कहता है ना कि भोजन जब आपका सड़ जाए तो किस तरह से उसको बचा के रखना चाहिए, दाल को किस तरह से बचा के रखोगे, अगर आपको टमाटर लाया खरीद के आपको 1 हफ्ता इस्तेमाल करना है, कहाँ रखोगे, कैसे इस्तेमाल करके रखोगे, है ना। तो ये 4-5 एटलीस्ट ना 4 से 5 लाइन्स आप लिख करके ग्रुप में सेंड करेंगे। मुझे उम्मीद है कुछ बच्चे तो करते हैं, जैसे मुकर्रम पिछले क्लास के क्वेश्चंस को बिल्कुल ही नहीं किया, और हमारा भाई एहसान अंसारी जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ स्टडी की है, मेरा वीडियो को देखा है और बड़ी मेहनत से हर क्वेश्चन का सवाल का आंसर दिया है। सना नूरी, हैंड्स ऑफ यू गाइस। सना नूरी एक लड़की हो करके जो मेरे सारे सवालों का जवाब देती है, थैंक्स टू यू। और इस क्वेश्चन का भी जवाब मैं चाहता हूँ कि आप लोग कैसे भोजन को सड़ने से बचाओगे, हाउ कैन वी प्रिवेंट द रेंसिडिटी ऑफ फूड मटेरियल्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्लिक ऑन बेल आइकन। बाय बाय, सब स्टे सेम, स्टे ऑफ, अलविदा, जुमा मुबारक हो।